एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के सेशन की बात करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको पता ही है गेट नोटबुक हमेशा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर आता है। तो आईआईटी बॉम्बे से डेटाबेसेस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आज बारी है कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लें, गेट सीएसआईटी के लिए इस बार आईआईटी बॉम्बे दैट इज़ 2021 जो गेट होने वाला है उसके लिए आईआईटी बॉम्बे ही पेपर सेट कर रहा है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईआईटी बॉम्बे कौन से लेवल के क्वेश्चंस को सेट करता है, और वो हम तभी जान सकते हैं जब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो कि आईआईटी बॉम्बे ने पूछा था रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क फॉर गेट सीएसआईटी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ गेट एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट, इसरो, एपीडीसीएल, बार्क, एनआईसी, सीआईएल-एमटी या फिर और भी जितने भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन जैसे एसटीईटी, केवीएस पीजीटी, डीएसएसबी, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप गेट नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अराउंड 8 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और वो सभी 8 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कंसेप्ट है उनके पीछे, उन सभी को गो थ्रू हम करेंगे। बट मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि क्वेश्चंस है आपके सामने, मतलब अपॉर्चुनिटी और चांसेस हैं आपके सामने। अगर आपके सामने आपके सिलेबस से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें। ये मत सोचिए कि आपको आता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको अटेम्प्ट करना है तो आप वहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज लगाते हैं, अप्रोचेज लगाते हैं, वो आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे। तो ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, चाहे तो एक पेन और पेपर ले लें। वहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि इस सेशन में टोटल 8 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो उस पेपर में आप 8 तक नंबरिंग कर लें और देखिए कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। अगर जहाँ पे सही कर रहे हो मतलब वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस पर ज़्यादा तैयारी की आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए ईजी टॉपिक हो गया। जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक को अलग से राइट डाउन कर लो कि हाँ अभी मुझे इस पे पूरा फोकस करना है। तो ये मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी बता रही हूँ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बट हाँ, क्वेश्चन से पहले जैसे कि मैंने आपको डेटाबेसेस में भी बताया था कि कौन कौन सी ईयर में आईआईटी बॉम्बे ने क्वेश्चन सेट किया था। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अभी 2021 में ये सेट करने वाला आईआईटी बॉम्बे। बट लास्ट अगर हम बात करें तो 2013 में आईआईटी बॉम्बे ने पेपर सेट किया था, 2005 में सेट किया था, 1999 में सेट किया था, 93 में सेट किया था, 1987 में सेट किया था। ठीक है, तो अगर मैं ओवरव्यू दूं तो आप देख सकते हैं कि ये इतने सालों में पेपर सेट किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो उसी तरीके से आप चाहते हो और बाकी इंस्टीट्यूट ने कब कब पेपर सेट किया था तो उसका भी ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है, राइट। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली ने सेट किया था, यू कैन सी, राइट। तो अभी सोचा जा रहा है कि नेक्स्ट जो 2022 है वो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा सेट किया जा सकता है। तो एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। चलिए, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो ये गेट 2005 में पूछा गया था। कंसिडर 3 कमांड्स, प्रॉम्प्ट, हेड एंड आरसीपीटी। ये 3 कमांड के ऊपर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट अ करेक्ट एसोसिएशन ऑफ दीज कमांड्स विथ प्रोटोकॉल्स वेयर दीज आर यूज्ड। अब आपको ये बताना है कि ये जो तीनों के तीनों कमांड्स हैं और इन तीनों कमांड्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, मतलब कौन सा कमांड कौन से प्रोटोकॉल के अंतर्गत यूज़ किया जाता है, एसोसिएशन है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप हर एक में देख रहे होंगे एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ये 3 पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो मतलब आपको इन तीनों प्रोटोकॉल्स की जानकारी होनी चाहिए एज वेल एज आपको इन तीनों कमांड की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगी और देन फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी। एंड मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आपका आंसर आए सेशन में
आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करें, नहीं आता वहां पर नो लिख दें, नहीं आता है लिख दें, ताकि मैं आपको उसको डिटेल में बताऊं, राइट। चलिए अब आप सॉल्व करके देखिए, मैं आपको यहाँ पे टाइम दे देती हूँ। आंसर सभी लोगों ने करना है। सोचिए, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, इन सभी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर नेटवर्क के कई सारे फ्री वीडियोस भी अपलोडेड है। आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे लिखे गेट नोटबुक कंप्यूटर नेटवर्क, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप गेट नोटबुक चैनल पे जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पर भी फ्री वीडियोस का कई सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डेफिनेटली वॉच दैम। चलिए, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो देखो, अब जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कमांड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। अगर आपको इन तीनों कमांड्स के बारे में नॉलेज है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों में से किसी एक के बारे में भी नॉलेज है तो भी आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, राइट। अब देखो, प्रॉम्प्ट कमांड की बात कर ले तो प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कहा गया है या तो वो HTTP से बिलोंग कर सकता है, या फिर FTP से, या फिर SMTP से, राइट। तो देखो, प्रॉम्प्ट के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका यूज क्या होता है। ये ना, किसी भी फाइल, कोई भी फाइल अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, कोई भी फाइल अगर आप भेज रहे हो, उससे जुड़े हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो प्रॉम्प्ट का देने का काम होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू ही देते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब, वैसे अगर हम कहें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, तो इसका मतलब होता है एक्यूरेट होना, बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। सो जब भी हम कोई फाइल सेंड करते हैं तो इस टर्न ऑफ करने का काम, ठीक है, कि फाइल सेंड हो गया, नहीं हो गया, फाइल रिसीव हुआ या नहीं हुआ, एवरीथिंग, ये सारा डिटेल ये प्रॉम्प्ट देता है। तो फाइल की बात हम कर रहे हैं और एफटीपी रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सीधे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एफटीपी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है और कहीं पर भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सीधे के सीधे आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाता है, राइट। बट अब देखो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, टर्न्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग फॉर इंडिविजुअल फाइल्स व्हेन यूजिंग द mget और mput कमांड, मतलब इन दोनों का काम यही है, रिसीव करना और सेंड करना, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज रिसीव, कोई भी फाइल को रिसीव या सेंड करने हैं, तो वहां पे टर्न्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग का हम यूज करते हैं, मतलब कि फाइल से रेलेवेंट होने की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ एफटीपी की, ठीक है। एफटीपी जब आ गया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये एक तरीके से परसिस्टेंट कनेक्शन का यूज करता है। परसिस्टेंट कनेक्शन क्या होता है? क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंट कनेक्शन? क्योंकि कनेक्शन क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक परसिस्टेंट और एक नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब ये कि हम एक ही बार में, ठीक है, जैसे लाइक मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डिलीवरी की, सॉरी, ऑर्डर किया, ऑर्डर आपने कर दिया, क्या आपने चावल ऑर्डर कर दिया, दाल ऑर्डर कर दिया, आटा ऑर्डर कर दिया, सब कुछ कर दिया एक ही बारी में, और आपको एक ही बारी में वो मिल गई। मतलब एक ही बारी में आप बहुत सारा पैकेट को ट्रांसफर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, दैट इज एक ही कनेक्शन में, वो हो गया आपका परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब हो गया, अगर आपको चावल डिलीवर करना है तो एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा आपको दाल, थर्ड टाइम आपको डिलीवर, मतलब हर एक आइटम के लिए बार बार आपको वहां पर ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो एफटीपी आपका परसिस्टेंट कनेक्शन वाला होता है, राइट। और यहाँ पर दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, परसिस्टेंट होता है, लेकिन फर्दर परसिस्टेंट में भी बात करें तो ये डेटा कनेक्शन के लिए भी यूज करते हैं एंड कंट्रोल कनेक्शन के लिए भी, ठीक है। डेटा फ्लो एंड कंट्रोल फ्लो दोनों के लिए ही हम यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एफटीपी। नेक्स्ट हेड की बात कर ले तो यहाँ पर हमारा आंसर बहुत क्लियर है, हेड है, ठीक है। हेड जो है कमांड, वो HTTP के अंदर यूज करते हैं, H स्टैंड्स फॉर H, ऐसे करके भी याद रख सकते हो, राइट। अब हेड की बात करें तो हेड का काम क्या होता है, तो ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पैकेट के बारे में। जो भी पैकेट आप डिलीवर कर रहे हैं, तो ये पैकेट से जुड़े हुए और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको हेड देता है। हेड से हेडर याद कर लो। हेडर क्या करता था, इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता था, जो भी चीजें भेज रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन, अब वो काम क्या HTTP को हेल्प करेगी ना,
उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि हेड जो है वो आपको मेटा डेटा देता है। मेटा डेटा का डेफिनेशन मतलब क्या? मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। डेटा मतलब पैकेट, पैकेट यहाँ पर पैकेट की इंफॉर्मेशन कौन रख रहा है? हेड कमांड रख रहा है। क्लियर है? इसको हम HTTP में यूज कर रहे हैं। लास्ट के बचा RCPT। RCPT स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेसिपिएंट टू, ठीक है, रेसिपिएंट टू। ये आपको बताता है टू हुम यू सेंडिंग द मेल, किसको आप मेल भेज रहे हो। रेसिपिएंट मतलब कौन रिसीव करने वाला है, तो मतलब आप जिसको मेल भेज रहे हो वो उसके बारे में बताता है। तो मेल भेजने का काम कौन करता है? SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये SMTP का काम हो गया। क्लियर है? तो मेल मेल को सेंड करने का काम जितना भी पूरा जिम्मा है वो SMTP का होता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई? राइट। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छा हाँ, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगी SMTP के बारे में, ठीक है, उसको वन बाय वन मैं देख लूंगी। बहुत सारे कमांड्स होते हैं SMTP के। ये इसका आंसर तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि बी होगा, राइट। अब देखो SMTP, क्योंकि आपने देखा SMTP से क्वेश्चन पूछा गया है ना, वैसे ही आपको HTTP के बारे में नॉलेज होना चाहिए, FTP के बारे में। तो देखो SMTP के ना कई सारे कमांड्स होते हैं और वो कमांड क्यों यूज करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसके कमांड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के टर्म्स में बात कर लूँ तो एक सबमिटर होता है, ठीक है, सबमिटर, राइट। ये एक कमांड होता है SMTP कमांड। इसका यूज हम क्यों करते हैं? SMTP जितना भी कुछ सबमिट करता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबमिटर की होती है, राइट। एक होता है आपका SAML, ये आपका एक कमांड होता है, ये भी SMTP के अंदर होता है। इसका कोई मुझे बता सकता है क्या होगा मतलब SAML? तो देखो यहां पर क्या है ना, S स्टैंड्स फॉर SMTP, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एंड, सॉरी S स्टैंड्स फॉर सेंड, ठीक है, और ML स्टैंड्स फॉर मेल, ठीक है। तो SAML का मतलब हो गया सेंड एंड मेल, राइट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स होंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको SMTP की कमांड्स पे एक शॉर्ट वीडियोस चाहिए विद ट्रिक्स, वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, राइट। चलो चलो एक दो क्वेश्चंस और पूछ लेती हूँ मैं SMTP के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताइएगा SMTP किस तरीके का कनेक्शन यूज करता है, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट? मुझे ये भी कमेंट करके बताइए आप लोग। SMTP यूजेस विच काइंड ऑफ कनेक्शन, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट? यहाँ ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर SMTP, क्योंकि FTP की तो बात हो ही गई थी, SMTP की बात हो रही है। सो गाइज डेफिनेटली ये भी परसिस्टेंट ही यूज करता है, ठीक है, ताकि हम मल्टीपल ईमेल्स एक टाइम पे भेज सकें, राइट। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे तो ये 2 है बट मैंने आपको वहां पर एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर दिए हैं। तो ऑन अ TCP कनेक्शन, ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट TCP कनेक्शन, current congestion window size is 4 KB, the window advertised by the receiver is 6 KB, the last byte sent by the sender is 10240 and the last byte acknowledged by the receiver is 8192. So the current window size at the sender is what? तो आपको यहाँ पे बाइट्स में आंसर दिए हुए हैं, आपको बताना है करंट विंडो साइज एट द सेंडर कितना होगा। अगेन ये क्वेश्चन गेट 2005 में पूछा गया था एंड अगेन सेट बाय IIT बॉम्बे। तो बताइए क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? कितने लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन आता है वो यस करके बताएं, ठीक है, यस करके बताएं, और जिनको नहीं आता वो एन करके बताएं। कभी पढ़ा है विंडो साइज के बारे में?
बताइए। चलिए, तो जिनको आता है वो आंसर करके भी बताएं कि क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, चलिए तो हम इसके सोल्यूशन पे आ ही जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। मतलब जब वैल्यूज इतनी सारी हो तो समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला आपके लिए रेडी रहता है। बट आपको यहाँ पर जब करंट विंडो साइज निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब करंट विंडो साइज मतलब कि हमें सेंडर का विंडो साइज फाइंड आउट करना है, दैट इज सेंडर विंडो साइज। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और यही हमको फाइंड आउट करना भी है। हम इसका यूज करते क्यों है ये भी आपको समझना है। सेंडर विंडो साइज जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें कंट्रोल हो जाती हैं वो एक समझ लो। एक तो फ्लो कंट्रोल हो जाता है और एक कंजेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, और ये कंट्रोल होने का रीजन क्या होगा, यही कि ट्रांसमिशन रेट को कम किया जाएगा, और इसीलिए हम सेंडर विंडो साइज का यूज करते हैं। और सेंडर विंडो साइज यही कहता है क्या कि जो फ्लो, ठीक है, जो फ्लो है, जो रिसीवर की साइड से फ्लो जो आपका फ्लो आ रहा है, जो कंजेशन हो रहा है, इन दोनों की वैल्यूज से सेंडर विंडो साइज हमेशा लेस होता है। राइट, जब तक इन दोनों की वैल्यूज से, एक बात बताओ, मान लो कि मैं टीचर मैं क्लासरूम में हूँ, ठीक है, और मैंने ऐसा कहा कि हमें खाना खाते खाते पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने सभी से कह दी, और मैं खुद खाना खा रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो क्या बच्चे मेरी बातें मानेंगे? डेफिनेटली नो। तो सेंडर विंडो साइज क्या कहता है कि वो कह रहा है क्या अपने दूसरे साइड को कि भाई फ्लो कंट्रोल करो, ठीक है, मतलब कि डेटा रेट को थोड़ा सा कम करो, रिड्यूस करो, ट्रांसमिशन को थोड़ा कम करो। सामने वाले को तो उसने कम करने के लिए कह दिया, लेकिन खुद ही अपनी वैल्यू कम नहीं रखी, तो क्या सामने वाले उसकी बात मानेगा? नहीं, नहीं मानेगा ना। तो अगर मैं रिसीवर विंडो साइज की बात करूं, राइट, और कंजेशन विंडो साइज की बात करूं, ठीक है, ये रिसीवर विंडो साइज हो गया और कंजेशन विंडो साइज हो गया। अगर इन दोनों की वैल्यूज, ठीक है, 100 है, 100 है, तो जो आपका सेंडर विंडो साइज है उसको भी अपनी वैल्यू या तो 100 या तो 100 से भी कम रखनी पड़ेगी, तभी ये दोनों अपना फ्लो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अगर हम बात कर लेते हैं कि जो सेंडर विंडो साइज है वो अपनी डेटा कैपेसिटी जो है ना वो 100 या 100 से कम ही रखता है। तो अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इसके फॉर्मूला का। इसका फॉर्मूला होता क्या है वो जान लेते हैं। हाँ, एक और बात, क्योंकि हमने यहाँ पे कंजेशन विंडो की बात की, तो ये एक तरीके का फैक्टर होता है, वो ये बताता है हाउ मच बाइट कैन बी सेंड थ्रू नेटवर्क इन टीसीपी कनेक्शन। किसी भी टीसीपी कनेक्शन में मैक्सिमम बाइट कितना भेजा जा सकता है, वो फैक्टर, वो चीजें डिस्क्राइब करता है आपका कंजेशन विंडो। वही रिसीवर एडवर्टाइज्ड साइट की बात करें तो ये एक फैक्टर होता है जो ये बताता है कि जो रिसीवर है, ठीक है, टू द रिसीव द डेटा इन बाइट, जो कि डेटा को बाइट्स में लेता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी वो रिसीवर एडवर्टाइज्ड साइट विंडो जो है वो बताता है। राइट, अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे वो देख लो। सेंडर विंडो साइज दैट इज SWS, इसी की बात हम कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है मिनिमम ऑफ कंजेशन विंडो साइज कॉमा रिसीवर विंडो साइज। अब इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वही वैल्यू सेंडर विंडो साइज की हो जाएगी। तो अब ऑप्शन क्वेश्चन में देख लो, तो करंट कंजेशन विंडो की वैल्यू 4 KB है। हमने यहाँ पर कंजेशन विंडो की वैल्यू 4 KB डाल दी है। अगेन यू कैन चेक विंडो एडवर्टाइज बाय द रिसीवर, जिसको हम कह सकते हैं रिसीवर विंडो साइज, ठीक है, वो आपका 6 KB है। ठीक है, इन दोनों में से कम कौन हुआ? डेफिनेटली 4 कम हुआ। मिनिमम हमने लेना था ना, तो सेंडर विंडो साइज 4 KB हो गया। क्योंकि अपने पास आंसर बाइट्स में है तो हमें 4 इंटू KB से इंटू करना पड़ेगा, 1024। जब इंटू करोगे तो 4096 बाइट विल बी योर करेक्ट आंसर, और वो हो जाता है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। तो आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
अब कहने को तो ये एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कितने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए वो आप समझ ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल समझ सकते हैं। कोई डाउट है? किसी भी तरीके का डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ऑन अ टीसीपी कनेक्शन, current congestion window size is congestion window is equal to 4 kb. The window size advertised by the receiver is advertised window is equal to 6 kb. The last byte sent by the sender is last byte sent is equal to 10240, and the last byte acknowledged by the receiver is last byte acknowledged is equal to 8192. आपको यहाँ पे इफेक्टिव विंडो साइज एट द सेंडर फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आस्क्ड इन 2005 बाय आईआईटी बॉम्बे। क्या होगा बताओ, ऑप्शंस हैं आपके सामने। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये भी बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है, कितने लोगों को इस क्वेश्चन नहीं आता है, येस और नो लिखकर। एंड देन जिनको आता है वो आंसर भी बताएं, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कितनी सारे वैल्यूज आपको गिवन है, मतलब कि फॉर्मूला फिर से आपके सामने है ना? चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है। सबसे पहले चलो इसको हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ना हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो बफर होता है ना वो कैसा होता है। जब तक आप विंडो नहीं समझोगे, विंडो की वर्किंग नहीं समझोगे, आप पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। ये आपका बफर है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। मैं हर एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो आपका पहला वाला है ना, ये यहाँ पर लास्ट बाइट को रीड किया गया था। लास्ट बाइट रीड, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है, इस केस में जो डेटा है, इस वाले केस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पर आपका लास्ट बाइट को रीड किया गया था, डेटा को रिसीव भी किया गया है, एक्नॉलेज भी किया गया है। बस यहाँ पर जो यूज़र है, ठीक है, जो यूज़र यूज़ कर रहा है, यूज़र प्रोसेस, उसने अभी तक उसको रीड नहीं किया है, ठीक है। रिसीव कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया, मतलब उस तक पहुंच गया है, एक्नॉलेज कर लिया, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, रीड अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो लास्ट बाइट रीड जो है वो यहीं पे किया गया है, अभी तक ये रीड हुआ नहीं है, इतना पॉइंट आप समझें, ठीक है। क्योंकि रीड नहीं हुआ है तो हमने इसको येलो कलर से कलर कर दिया, राइट, दिस इज येलो। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या है ये समझ लेते हैं। अगला है आपका, इस केस की बात करें, ठीक है, इस केस की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ है, डेटा वॉज नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर तो डेटा को भी रिसीव नहीं किया गया है, राइट। यहाँ पर रिसीव एक्नॉलेज हो गया है, रीड नहीं हुआ है, बट यहाँ पर डेटा को रिसीव भी नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि रिसीव नहीं किया गया तो हम इसको ना ब्लैक कर देते हैं। देन यहाँ पर आ जाते हैं, इसके टर्म्स में बात करें, यहाँ पर डेटा रिसीव हो गया है, राइट, और बफर भी हो गया है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ है
तो अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसीलिए हम इसको ब्लू कर देते हैं, राइट। देन लास्ट वाला जो है, क्योंकि वही आपका मेन है अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, राइट। इसके टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, तो इसके ये वाला जो है यहाँ पर आपका डेटा रिसीव हो गया, बफर हो गया, लेकिन एक्नॉलेज नहीं हुआ है, तो लास्ट बाइट रिसीव यहाँ पर हुआ है। ये सब चीज़ें क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वो सब वैल्यू वहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब इसके टर्म्स में बात कर लें तो यही आपका एडवर्टाइज्ड विंडो साइज है। ये आपका एक तरीके से स्पेयर रूम है। स्पेयर रूम का मतलब होता है खाली रूम, जहाँ पर अभी कुछ भी रिसीव, मतलब यहाँ पर रिसीव होने वाला, देखो यहाँ तक रिसीव हो गया, बट यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ये खाली है, इसमें हमें डेटा डालना है, राइट। तो यही आपका एडवर्टाइज्ड विंडो साइज हो गया, दिस वन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये आपका एडवर्टाइज्ड विंडो साइज हो गया, जिसको हम स्पेयर रूम कहेंगे, जहाँ पर काम अभी होना है, ठीक है। और ये जो मैंने पूरा डायग्राम अभी बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को ये हम कहेंगे साइज ऑफ रिसीव बफर, ठीक है। ये रिसीव बफर का साइज हुआ। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते तो ये पूरा साइज हमने यूज कर लिया है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, ये आपका रिसीव बफर हो गया, ठीक है, इसका पूरा साइज हो गया। चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, यस। तो इसके टर्म्स में बात करें तो जो आपका एडवर्टाइज्ड विंडो साइज है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमें सिर्फ इसका साइज फाइंड आउट करना है, इसका साइज, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें, यही आपका क्वेश्चन, इफेक्टिव विंडो साइज एट द सेंडर का मतलब यही हो गया यहाँ पर। ये जो आपका एडवर्टाइज्ड विंडो साइज है ना, इसी को हम इफेक्टिव विंडो साइज यहाँ पे कह रहे हैं। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे पूरे में से इतना डिलीट करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइज्ड विंडो साइज, इफेक्टिव विंडो साइज, राइट। तो क्या करेंगे, पूरे को क्या कह रहे थे हम, रिसीव बफर, है ना। रिसीव बफर में से हम माइनस कर देते हैं लास्ट बाइट रीड को लास्ट बाइट रिसीव, इन दोनों को माइनस कर देते हैं इसमें से। तो क्या मुझे एडवर्टाइज विंडो साइज नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो बस वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर मिल जाएगा। तो देखो वही सेम चीज़ है यहाँ पर, कैसे आंसर निकल के आया वो भी आप समझ लीजिएगा। इफेक्टिव विंडो साइज या फिर एडवर्टाइज विंडो साइज की बात करें तो मैक्सिमम विंडो साइज, जिसको कि हम रिसीव बफर कह रहे थे, उसी को कहेंगे मैक्सिमम विंडो साइज। तो मैक्सिमम विंडो साइज की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, देख लो। कंजेशन विंडो जो है ना, विंडो साइज, कंजेशन विंडो साइज, वही आपका मैक्सिमम विंडो साइज हो जाता है यहाँ पर। माइनस यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। दोनों को माइनस कर लोगे, इन दोनों को, ठीक है, माइनस कर लो। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा और 2 0, ठीक है, ये मिल गया। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 KB के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 4 KB है, 4 - 2 = 2 KB। 2 KB की वैल्यू क्या होती है, 2048 बाइट्स। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, हर एक पॉइंट को क्लियर किया है हमने यहाँ पर, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये गेट CS 2013 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है वो समझिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या, अज्यूम करना है आपको कि एक सोर्स एस है। तो अज्यूम क्यों करना है, आपके सामने यहाँ पे सोर्स दिया ही हुआ है और ये आपका एक डेस्टिनेशन है। दोनों के दोनों दो इंटरमीडिएट राउटर्स, जिसको R से लेबल किया गया है, ये राउटर 1 समझ लो, ये राउटर 2 समझ लो, इन दोनों से कनेक्टेड है। इससे मतलब क्या समझ में आता है, यहाँ पर एक लैन आया,
यहाँ पर एक दूसरा लाइन आया, ठीक है, यहाँ पर एक तीसरा लाइन आया, ठीक है, बात तो यही हो रही है। डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स ईच पैकेट हैज़ टू विजिट द नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन फ्रॉम S2D दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। आपको डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को कितनी बारी एक पैकेट को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लॉजिकल है ये, इसमें कैलकुलेशन कम और लॉजिक ज़्यादा लगाना है और मज़ा भी बहुत आएगा आपको। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है, येस और नो करके बताएं। जिनको आता है वो आंसर भी करके बताएं। अच्छा, कितने लोगों को TCP/IP जो है आपका लेयर का कलेक्शन है, उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस कितने लोगों को सही से याद है? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन इसका भी यूज़ करने वाले हम यहाँ पे, इसलिए पूछा मैंने। चलिए, तो इसी के थ्रू मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वो कैसे है वो यहाँ पे समझिए। देखो, ये आपका हो गया एप्लीकेशन, नीचे से ही बात कर लेते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर, राइट। अभी क्योंकि हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, सोर्स आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, है ना, यही तरीका होगा ना। सोर्स मतलब कि यूज़र डिमांड कर रहा है, तो वो तो एप्लीकेशन लेयर से ही डिमांड स्टार्ट करेगा। तो हमसे तो पूछा गया कि नेटवर्क लेयर को कितनी बारी विजिट करेगा एंड डेटा लिंक लेयर को कितनी बारी विजिट करेगा, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ विजिट हो गया, एक बार तो यहाँ विजिट हो गया, तो मैं दोनों को 1 1 कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से वापस यहाँ जाए, क्योंकि ये क्या था, सोर्स के टर्म्स में था। ये हो गया आपका राउटर 1 के टर्म्स में, राउटर 2 के टर्म्स में, और ये हो गया डेस्टिनेशन के टर्म्स में, ठीक है। राउटर 1 जो है, क्योंकि वो तो नेटवर्क लेयर तक ही काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर तक तो जाना ही नहीं है, तो वो ऐसे करके जाएगा। अगेन यहाँ पर उसने डेटा लिंक लेयर को विजिट किया, ये 2 बारी हो गया, और यहाँ पर नेटवर्क लेयर को विजिट किया, तो यहाँ पर हो गया 2 बारी। अब यहाँ से इधर को जाएगा, ये दोनों विजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर राउटर 2 के हिसाब से बात करें, तो ये यहाँ पर आपने देखा, ये इधर की ओर जा रहा है ये आपका यहाँ पर ऐसे गया और इस तरीके से गया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे क्या, देखो इस तरीके से चल रहा है, ये इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया। मैं इसको एक बार फिर से मिटाकर, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, उसके लिए कर रही हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे इसको अरेंज भी करती हूँ। ये नेटवर्क लेयर हो गया आपका, जितने वंस लिखूंगी ना आपको उसको काउंट करना है। ये आपका डेटा लिंक लेयर हो गया। देखो यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, जब इस तरीके से गया तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर, यहाँ पर डेटा लिंक लेयर, दोनों को विजिट किया, तो 1 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से ये गया, ठीक है, इस तरीके से गया। जब इस तरीके से गया तो यहाँ पर भी विजिट किया, यहाँ पर भी विजिट किया, 1 1 हो गया। फिर ये ऐसे करके इधर से जाएगा, ठीक है, ये इधर से गया, तो ये नेटवर्क लेयर तो एक ही बार विजिट करेगा, बट डेटा लिंक लेयर को दोबारा से विजिट करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, नीचे गए। फिर ये इधर से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर चढ़ा तो फिर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को गया, तो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। बट नेटवर्क लेयर पे तो एक ही बार गया, डेटा लिंक लेयर पे इसने दोबारा से गया, ठीक है, तो इधर आ गया। फिर ये ऐसे गया, ठीक है, और ये ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, क्योंकि आपको डायरेक्टली अब काम मिलने वाला है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, एक बार गया, तो यहाँ 1 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। काउंट कर लो, नेटवर्क लेयर कितनी बार गया, 4 बार, और डेटा लिंक लेयर कितनी बार गया, 6 बार। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ ट्रेवर्स करके बताया कि किस तरीके से गया। राउटर जो है 2 बारी डेटा लिंक लेयर पे जा रहा है, पहले चढ़ते वक्त, उतरते वक्त, चढ़ते वक्त, उतरते वक्त, और बाकी टाइम सेम चल रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना होगा। आई होप क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। गेट 2005 का एक और क्वेश्चन है, मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद n बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर इज व्हाट।
ये आपको बताना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने। सभी लोग बताएं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बिट पे ध्यान दे, बिट पे ध्यान देंगे तो काम आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन using the selective repeat protocol with n bit frame sequence number is what? ओके, कितने लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है वो भी मुझे बताएं। देखो यहाँ पे सेलेक्टिव रिपीट लगा रहे हैं हम, है ना। सबसे पहले तो ये कि जब बिट दिया हो और हमें उसका सीक्वेंस नंबर निकालना है, टोटल सीक्वेंस नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में जो बिट है उसको पावर में डाल देंगे, 2 टू द पावर n हो जाएगा। तो ये तो 2 टू द पावर n आपको सभी में दिख रहा होगा, इसमें कुछ नया मैंने नहीं किया है। अब यहाँ पर हम सेलेक्टिव रिपीट का यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, तो जो आपका सेंडर विंडो साइज होता है और जो रिसीवर विंडो साइज होता है, ठीक है, सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ है, हर एक चीज़। जब n बिट्स हो, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर पॉसिबल कितने होंगे, 2 टू द पावर n। जो भी बिट होता है उसको हम पावर में डाल देते हैं। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं, इस केस में आपका जो सेंडर विंडो साइज होता है वो रिसीवर विंडो साइज के बराबर होता है। आप देख सकते हैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का ही अपन यूज़ कर रहे हैं, है ना। रिपीट हो रहा है मतलब कि दोनों चीज़ें इक्वल इक्वल होंगी। फॉर एनी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल टू वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम के अगर आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में काम करना चाहते हैं तो मिनिमम अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स ही आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो वही हम आंसर निकालते हैं। ये पॉइंट आपको बताया गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मिनिमम अवेलेबल सीक्वेंस नंबर क्यों फाइंड आउट किया, क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं था। भाई हमने प्रॉब्लम को खत्म किया ना मिनिमम करके, तो मिनिमम अवेलेबल सीक्वेंस नंबर का हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया सेंडर विंडो साइज इज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज। क्योंकि दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो इसको भी s मान लेते हैं, और क्योंकि सेंडर विंडो साइज की वैल्यू s डाल रहे हैं तो रिसीवर विंडो साइज की वैल्यू भी s हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर मिनिमम अवेलेबल सीक्वेंस नंबर आपके पास कितना है, 2 टू द पावर n है, अभी हमने यहाँ से निकाला, इज इक्वल टू s प्लस एस कर देंगे s प्लस एस इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर n बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, जिसको हम 2 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। कहाँ पर है वो आंसर, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आ गया, सिंपल था, कंसेप्चुअल था, बस कंसेप्ट को क्लियर रखिए, सिंपल तरीके से चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है, राइट। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ट्रू वाला जो है उसको आंसर नहीं लगाना है, उसको स्किप कर देना है, जो गलत लिखा हुआ है उसको पकड़ना है और वही आंसर होगा आपका। गेट 2005 का ये क्वेश्चन है, अगेन सेट बाय IIT बॉम्बे। ओके, तो कितने लोगों का आंसर सही आया है देखते हैं। सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पैकेट स्विचिंग रिजल्ट्स इन लेस वेरिएशन इन डिले देन सर्किट स्विचिंग। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रॉन्ग जो है वही तो आपका आंसर है, तो बी रॉन्ग है। अब आपको ये देखना है ABCD, इन सारे के फैक्ट्स भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। पहला जो आपका ऑप्शन ए है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
पैकेट स्विचिंग लेड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्सेज देन सर्किट स्विचिंग। मतलब यहाँ पर आपको पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग इन दोनों के बीच में एक तरीके से कंपेयर किया गया है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस क्वेश्चन से। पैकेट स्विचिंग की बात की जा रही है कि यहाँ पर बैंडविड्थ रिसोर्स जो रिसोर्सेज का बैंडविड्थ होता है उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू सर्किट स्विचिंग, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, बहुत अच्छे से बैंडविड्थ हम यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का। देखो पैकेट स्विच नेटवर्क की अगर हम बात करें तो डेटा जो है यहाँ पर सेपरेट और बहुत ही स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में भेजा जाता है ताकि हर एक पैकेट डेस्टिनेशन में आसानी से पहुंच जाए। ये पैकेट स्विचिंग का काम होता है, तभी तो उसको पैकेट्स में स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डेटा को भेजा जाता है। व्हेन रिसीव्ड पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जब रिसीव कर लेते हैं ना तो सारे के सारे पैकेट को एक साथ जोड़कर एक मैसेज बना दिया जाता है। लाइक मान लो कि मैंने एक मैसेज भेजा कि हेलो लर्नर्स हाउ आर यू, तो ये क्या करेगा, हेलो का एक पैकेट बनाएगा, लर्नर्स का एक पैकेट बनाएगा, हाउ का एक पैकेट्स बनाएगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से। और बाद में जब वो सारे रिसीव हो जाएंगे उसको एक सिंगल मैसेज में करके रीअसेंबल करके भेज देगा। तो इस तरीके से पैकेट स्विच्ड नेटवर्क काम करते हैं, राइट। अब आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सर्किट स्विच्ड नेटवर्क की। तो ये है ना डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस ड्यूरिंग कॉल्स, मतलब पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, मतलब एक बार में एक ही भेजेगा, पॉइंट टू पॉइंट काम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो पहले की बात करें, जो पैकेट स्विचिंग है वो बैंडविड्थ जो है रिसोर्सेज का उसका अच्छा यूटिलाइजेशन इसलिए कर लेता है क्योंकि डेटा यहाँ पर जो है ना डेटा मूव इन पैकेट्स में होता है, क्योंकि पैकेट्स के फॉर्म में भेजोगे एक एक करके तो क्या होगा, मतलब देखो जो सामान है अगर आप उसको रखे रहोगे, अगर आपने घर में एसी खरीदा और उस एसी को यूज़ ही नहीं किया, रख के छोड़ दिया, गंदा तो तब भी होगा, डस्ट उसके अंदर जाएगा। आप अगर उसको यूज़ करते रहो तो भले ही वो डस्ट निकलता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, वही सेम चीज़ पैकेट स्विचिंग करता है कि जो भी रिसोर्स यूज़ हो रहा है उसको कंटिन्यूस वे में यूज़ करता है, इसलिए उसकी बैंडविड्थ जो है उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। बी गलत क्यों था वो भी समझ लो। पैकेट स्विचिंग रिजल्ट्स इन लेस वेरिएशन इन डिले देन सर्किट स्विचिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि क्यूइंग डिले फ्लक्चुएशन इज मोर इन पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, इसी के कारण यहाँ पर जो मतलब वेरिएशन है डिले का वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे लेस कह रहा है ना, पैकेट स्विचिंग में डिले ज़्यादा हो सकता है। मान लो कि एक मैसेज को 5 पैकेट में भेजा गया और एक पैकेट पहुँचा ही नहीं तो मैसेज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ नहीं है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी गलत हो गया ना। क्लियर है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सर्किट स्विचिंग की तो यहाँ पर डिले कम होता है एज कंपैरिजन टू पैकेट स्विचिंग। अब पॉइंट सी क्या कहता है, पैकेट स्विचिंग रिक्वायर्स मोर पर पैकेट प्रोसेसिंग देन सर्किट स्विचिंग। डेफिनेटली ज़्यादा पैकेट्स की ज़रूरत तो है क्योंकि ये पैकेट टू पैकेट करता है ना, हर एक चीज़ को पैकेट में डिवाइड कर देता है। जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है और एट दी एंड हम वहाँ पे रीअसेंबल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग ज़्यादा लग जाएगा रीअसेंबल करने, मतलब एक बार तो एक मैसेज को छोटे पैकेट में डिवाइड करते जाओ, सबको अलग अलग रिसीव करते जाओ और लास्ट में फिर जाकर उसको रीअसेंबल करो, तो प्रोसेसिंग टाइम तो लग गया है ना। तो ये तो सही है। डी वाले की बात कर लेते हैं, पैकेट स्विचिंग कैन लेड टू रीऑर्डरिंग अनलाइक इन सर्किट स्विचिंग। डेफिनेटली पैकेट स्विचिंग में हमें रीऑर्डरिंग करना पड़ता है क्योंकि एक मैसेज अगर उसमें 5 वर्ड्स है तो उसको 5 पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, डेस्टिनेशन में जाकर उसको हर एक मैसेज को, मान लो कि मैंने बोला हाउ आर यू, हो सकता है हाउ से पहले आर पहुंच गया, यू पहुंच गया, हाउ थोड़ा लेट पहुंचा, मे बी ऐसा हो सकता है। उसको फिर ऑर्डर में करना पड़ेगा, पहले हाउ लगाना पड़ेगा, देन आर लगाना पड़ेगा, फिर यू लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रीऑर्डरिंग करना पड़ेगा, जैसा कि सर्किट स्विचिंग में नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट बी, और इसीलिए बी फॉल्स हो जाता है और आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन गेट 2005 का,
In a packet switching network, packets are routed from source to destination along a single path having two intermediate nodes. Again, यहाँ पर हम पैकेट स्विचिंग का यूज़ कर रहे हैं. एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन भेजा जा रहा है, बट उस बीच में दो नोड्स आते हैं. ठीक है. If the message size is 24 bytes and each packet contains a header of 3 bytes, then the optimum packet size is what? तो आपको यहाँ पर ऑप्टिमम पैकेट साइज फाइंड आउट करना है. 4 बाइट्स होगा, 6 बाइट्स होगा, 7 बाइट्स होगा या 9 बाइट्स होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. यहाँ पर आपको मैसेज साइज दे दिया गया है. यहाँ पर जो हर एक पैकेट का हेडर है उसका साइज दे दिया गया 3 बाइट्स. ऑप्टिमम पैकेट साइज फाइंड आउट करना है. कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, लेकिन हाँ, अगर एक बार आप समझ जाते हैं ना, तब आप इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे. मतलब एक आपको अथॉरिटी मिल जाएगा, अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा आप इसको पूरे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे. ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, क्या पता आंसर गलत आ जाए. होता है ना ऐसा, वो आपको नहीं होगा. तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा टाइम देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देन आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट में डिस्कस करने वाली हूँ. जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन नहीं आता है. ओके, चलिए. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन ओरिएंटेड है. ऑप्शन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करें. लाइक मान लो मैंने कह दिया कि ऑप्टिमम पैकेट साइज जो है वो 4 बाइट्स होगा. मतलब ये है यहाँ पर कि आपका एक मैसेज है, जैसे लाइक मान लो हाउ आर यू. ठीक है. ये आपका एक मैसेज है जो कि हमने भेजना है, और इसी का साइज क्या है? 24 बाइट्स. अब कहा ये जा रहा है कि जो हेडर है उसकी वैल्यू क्या है? 3 बाइट्स है. पैकेट के हेडर की वैल्यू 3 बाइट्स है, वो अलग है. अभी उसको अलग रखो. ऐसा कहा जा रहा है कि ऑप्टिमम पैकेट साइज, क्योंकि हम अब ये क्या करेगा, हाउ आर यू को एक साथ नहीं भेजेगा. हो सकता है एच को अलग भेजे, ओ को अलग भेजे, कुछ भी कर सकता है. तो वही बात कहा जा रहा है कि एक पैकेट कितने साइज का बनना चाहिए ताकि ये जो डेटा है 24 बाइट्स का वो भेजा जा सके, जिसका हेडर जो है वो 3 बाइट्स का हो. तो देखो, अगर मैं 4 मान लेती हूँ ऑप्टिमम पैकेट साइज, तो 24 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 6 पैकेट बनेंगे. 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स बनेंगे. अब ये 6 पैकेट्स बने, उसमें अगर मैं कह दूँ कि 3 बाइट्स जो हो तो हेडर का हो गया. ठीक है. मतलब ये भी 4 बाइट का है, ये भी 4 बाइट का, 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 और ये भी 4 बाइट का, जिसमें से 3 हेडर का हो गया. सभी में से, मतलब सभी में से मुझे इंडिविजुअली 3 माइनस करना पड़ेगा. तो मैसेज जो भेजना है उसके लिए कितना बच जाएगा? 1 बाइट ही बच जाएगा, है ना. मतलब मुझे 24 मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, है ना. मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा ये, है ना. ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है. मतलब कि मुझे पैकेट का साइज़ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. राइट. पैकेट का साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पर 9 बाइट्स लेकर चलते हैं. अगर 9 बाइट्स लेकर चलेंगे तो कितने में डिवाइड होगा? यहाँ पर कर लेते हैं. यही मैसेज है. अगर मैं इसको 9 बाइट्स में करूँ, 24 बाइट्स का है. ठीक है. तो इसको डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए 4 तो आपका आंसर नहीं हो सकता. मे बी 6 7 9 कुछ भी हो सकता है. तो एक बार आप 4 का देख लीजिए कैसे किया मैंने. ऑप्शन ए को अगर मैं पैकेट साइज लेकर चलूँ तो क्या हुआ? सबसे पहले तो हम एंटायर मैसेज को 4 साइज के बाइट्स में डिवाइड करेंगे, है ना. तो हमने 4 साइज के में बांटा. राइट.
तो वही था, डेटा साइज कितना बचेगा, पैकेट साइज आपका क्या है 4 है, उसमें से हेडर साइज 3 था, क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 बाइट बचा, है ना। मतलब एक ही बाइट का डेटा हम भेज पा रहे हैं, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि टोटल 24 पैकेट्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट रिक्वायर्ड मतलब टोटल डेटा टू बी सेंड डिवाइडेड बाय डेटा कंटेंट इन 1 पैकेट। अगर इतना भी ना समझें तो सिंपल सी बात है, 24 पैकेट्स आपको भेजना पड़ेगा। अब इसमें ट्रांसमिशन डिले आपको देखना पड़ेगा। ट्रांसमिशन डिले क्यों? क्योंकि देखो 24 पैकेट्स को भेजने में टाइम कितना लगेगा, पहले ये देखो। तो फर्स्ट पैकेट और बाकी रिमेनिंग पैकेट, मतलब पहला पैकेट और बाकी 23 पैकेट्स, इन सब को भेजने में कितना टोटल टाइम लगा, इन सभी को निकालने के लिए, क्योंकि टाइम टेकन बाय फर्स्ट पैकेट कितना ट्रांसमिशन डिले, वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले, 3 यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो हेडर साइज आपका 3 है ना, तो 3 इंटू 24। अब ये देखो हमने कैसे निकाला है, जो बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क होता है ना, उसको हमने एक्स बीपीएस, क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, और एक्स 1/x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन डिले है उसमें निकालने में जो बैंडविड्थ है वो आपका नीचे आएगा, इसलिए 1/x को हमने ए मान लिया है। तो पैकेट साइज आपका क्या है 4 बाइट्स, और ये एक्स बीपीएस डिवाइडेड में मतलब 1/x को हम ए कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन डिले है 4a सेकेंड है, ठीक है। इतनी बातें आपने समझ ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब जो टाइम लिया जा रहा है फर्स्ट पैकेट के द्वारा, राइट, फर्स्ट पैकेट के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो कितना लग रहा है वो देखना होगा। तो 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले, राइट, तो आपका जो ट्रांसमिशन डिले है वो आपका 4a सेकेंड था, ठीक है, 4a सेकेंड हो गया आपका। 3 यहाँ पर क्योंकि आपका जो हेडर है ना, हेडर की वैल्यू क्या है 3 है, इसलिए हमें हेडर को भी तो लेके चलना पड़ेगा, और वो आपके फर्स्ट पैकेट में ही होता है। तो 3 इंटू 4 क्या हो गया 12a सेकेंड, ये तो पहले पैकेट के लिए हो गया। बाकी जो बचा 23 पैकेट, उसके साथ भी हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन डिले को ऐड करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 3 का यूजेज नहीं होगा क्योंकि हेडर तो आपका पहले में ही होता है। तो 23 इंटू 4 करोगे तो 92 सेकेंड्स, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, पहला और रिमेनिंग को, तो 104a सेकेंड्स लग रहा है टोटल टाइम टेकन। यही सेम चीज़ अगर आप 9 वैल्यू लेकर चलते हो तो क्या होता है, जब आप 9 वैल्यू लेकर चलते हो डेटा पैकेट का, डेटा साइज का, तो पैकेट साइज आपका क्या हो जाएगा 9 बाइट्स, ठीक है। टोटल पैकेट का साइज कितना है 9 बाइट्स माइनस 3 बाइट्स, तो आपके पास 6 बाइट बचा, मतलब कि आप 6 बाइट ऑफ डेटा भेज सकते हो हर एक पैकेट में, राइट। ये कर सकते हैं हम, वही है। जब एक पैकेट में आप 6 बाइट्स भेज सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको कितने पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 24 टोटल है, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो 4 पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर अगेन आपको फर्स्ट पैकेट और रिमेनिंग पैकेट का निकालना पड़ेगा। फर्स्ट पैकेट की बात कर ले, सभी में आपको ट्रांसमिशन डिले चाहिए होगा, तो पैकेट का साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ की वैल्यू आपको पता ही है एक्स बीपीएस 1/x बीपीएस, है ना। तो 9 बाइट को 1/x बीपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9a सेकेंड बचेगा, जो आपका ट्रांसमिशन डिले होगा। अब पहले पैकेट में आपको पता है हेडर की वैल्यू 3 है, तो 1 इंटू 3 इज 3, और उसका ट्रांसमिशन डिले को इंटू कर दोगे तो 27a सेकेंड हो गया फॉर फर्स्ट पैकेट। बाकी रिमेनिंग कितने हो गए 5, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल आपका यहाँ पर पैकेट्स थे 4 ना, यस, यहाँ पर 4 पैकेट्स थे, राइट। तो यहाँ पर यस 4 पैकेट्स थे आपके, उसमें से एक तो हो गया, बाकी 3 रिमेनिंग हुए, तो 3 इंटू 9a सेकेंड इज 27a सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे 54a सेकेंड। तो आप देख सकते हो 54a सेकेंड आपका 9 में ही निकल कर आ रहा है। तो अगर आपने ना पहला वाला ट्राई कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर है ना 9 बाइट्स ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा बड़ा पैकेट का साइज होगा उतनी ही आसानी से आप मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो 9 बाइट्स विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन है गेट CS 2005 में पूछा गया, इन अ नेटवर्क ऑफ लैंड्स connected by bridges, packets are sent from one land to another through intermediate bridges. Since more than one packet may exist between two lands, packets may have to be routed through multiple bridges. So here you have to find out why is the spanning tree
algorithm used for bridge routing? Option A says for shortest path routing between LANs. B says for avoiding loops in the routing paths. C says for fault tolerance. And D says for minimizing collisions. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप चुटकियों में कर सकते हो. सभी लोग आंसर करो. चलो, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया है. जिनको नहीं आता है वो बता सकते हैं. ओके, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्पैनिंग ट्री यूज क्यों करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. तो स्पैनिंग ट्री हम क्यों यूज करते हैं? डेफिनेटली लूप को अवॉइड करने के लिए, लूप ना हो, ठीक है, बार बार से रिकर्जन ना हो, इसीलिए हम स्पैनिंग ट्री का यूज करते हैं. तो डेफिनेटली ब्रिज राउटिंग में भी हम इसीलिए यूज कर रहे होंगे, है ना. तो एक डायग्राम समझ लो. ये क्वेश्चन की कंडीशंस क्या है कि एक नेटवर्क है लैन्स का, ठीक है, वो ब्रिज से कनेक्टेड है. मतलब ये एक लैन है, लैन 1, वो एक ब्रिज से कनेक्टेड है. ये एक लैन है, वो एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है. तो इस तरीके से काम चल रहा है. सिंस मोर देन वन पाथ में एग्जिस्ट बिटवीन टू लैन्स. अब दो लैन के बीच में एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं क्योंकि ब्रिज है बीच में, है ना. सो पैकेट्स जो है उनको बहुत सारे ब्रिज से जाना पड़ेगा और बहुत सारे रूट क्रिएट होंगे. तो इन दैट कंडीशन हम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं ब्रिज राउटिंग के टर्म्स में. क्योंकि स्पैनिंग ट्री का मेन जो फंक्शनैलिटी यही है कि लूप को होने ना देना. टू गेट रिड ऑफ लूप वी आर यूजिंग स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम, राइट. तो इसीलिए हम यहाँ पर भी लूप को ही हटाने के लिए, क्योंकि एक बात बताइए, एक लैन दूसरे लैन से कनेक्ट होने के लिए ब्रिज को जब कनेक्ट करेगा तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, है ना. तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात तो यहाँ पे होगी ही नहीं, क्योंकि वापस वो अपने ही पास ना पहुंच जाए, है ना. तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. So that's all in this video. Thank you. Keep learning, keep practicing.